नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपने प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था 6, 7, 8, 9 जून को, वो आप देकर के आए होंगे। और नहीं भी दिया है आपने तो शायद आपने क्वेश्चन तो देखा होगा। एज ए एस्पिरेंट आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो मेंस का हो, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का क्यों ना हो, बट आपको सारे क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। अगर आप देखा होगा आपने क्वेश्चन इस समय का जो मेंस का था, बेसिकली हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि इस समय का जो पैटर्न था उसमें क्या कुछ रहा, क्या कुछ क्वेश्चन आए। और पेपर नंबर 3 जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें क्वेश्चन आया था पेपर नंबर 3 पार्ट 1 में, हिस्ट्री का सब्जेक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे उसको हम डील करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन थे, कुछ क्या सिलेबस से हटके थे या सिलेबस के अंदर के थे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि इस समय पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर सेट किया गया है वो एक्यूरेट था, कुछ बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं आया। मेंस की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग आपके सिलेबस से ही आते हैं, उसके बाहर से नहीं आते। नोट्स जो आपने बनाए होंगे ढंग से उससे आते हैं, बुक से आते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो। लाइक यूपीएससी में आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बट यहाँ पर पीएससी में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जनरली अगर आपने सही तरीके से फैक्ट्स याद किया है, थोड़े सिद्धांतों को समझा है, थोड़े हिस्ट्री में मान लीजिए अगर आपने कुछ सिद्धांत है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको आपको समझ के पढ़ना था और आपने पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। आपको पता ही है पेपर नंबर 3 जो है पार्ट 1 हिस्ट्री का है और मैं आज उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्लास में वैसे चर्चा तो करी है इस क्वेश्चन पेपर की, हल्की फुल्की सी, बट आप जो देख रहे हो वो थोड़ी सी विस्तृत होगी, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चीज़ें बताई जाएगी, विथ आंसर भी होगा इसमें। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके डील करते जाएं और उसके लिए का अप्रोच कैसा होना चाहिए था उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंस की सबसे अच्छी बात यही है, अगेन बता रहा, कि जो चीज़ें आपने क्लासरूम में पढ़ी हुई है उन्हीं से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। प्रीलिम्स थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है, उसमें आप जितना भी फैक्ट कवर कर लो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उटपुटांग क्वेश्चन आ ही जाता है। मेंस में वो सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम क्लास में इस चीज़ को बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि आप मेंस को सही तरीके से आगे लेकर के चलिए और प्रीलिम्स को आप उस हद तक को लेकर चलिए जहां पर आप सिर्फ उसके कट ऑफ को निकाल लें, है ना। और मेंस इतना अच्छा कर लीजिए कि आप टॉपर के लिस्ट में आ जाएं, क्योंकि मेंस की तैयारी करना प्रीलिम्स की तैयारी करने से ज़्यादा सरल है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इसी सब मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। किसके थ्रू? पेपर नंबर 3 पार्ट 1। हमारी कोशिश ये है कि सारे जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हो या ना किए हो, सारे क्वेश्चन पेपर हम एक एक करके डील आपसे करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 3 पार्ट 1 से। ठीक है, आपको पता है हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 17 क्वेश्चन आते हैं। 17 क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन, जिसमें से 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर 3 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 1। ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17। तो ऐसे 17 क्वेश्चन आपको डील करने पड़ते हैं। टोटल नंबर होता है 75 मार्क्स का। ठीक है, ये वाला सेगमेंट बहुत ही फैक्चुअल होता है, जिसमें आपको पॉइंट्स में लिखोगे तो आंसर सही सही तरीके से मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप दूसरे कैटेगरी जाते खंड 2 में, जहां पे 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि 5 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हैं वो भी जनरली बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, और मतलब फैक्चुअल नहीं बोलना चाहिए, फैक्चुअल और थोड़ा एनालिसिस के बीच में आता है, बट यहाँ पे भी चीज़ें फैक्चुअल ही काम करती है मेरे हिसाब से। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में डील करना पड़ता है। बाकी 100 वर्ड्स
मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर आपको लेखन कला का प्रदर्शन करेंगे तो आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको पॉइंट्स विथ पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, ताकि आपको पॉइंट से भी नंबर मिले और पैराग्राफ राइटिंग से आपको जो इन्विजिलेटर है या सॉरी इवेल्युएटर है उसको ये पता चल जाए कि आपकी लेखन कला अच्छी है, ठीक है। ये 15 मार्क्स की महिमा है। यहाँ पर हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, ध्यान से पढ़िएगा, जो आया था इस समय पर 2025 PSC मेंस पेपर नंबर 3 पार्ट 1 में, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की विवेचना करें, डिस्कस दी कास्ट सिस्टम इन ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले बताना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह है ऋग्वेद का ब्राह्मण। और हमको पता है कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पर ऋग्वेद कहता है कि वर्ण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कर्मजात व्यवस्था होनी चाहिए, जन्मजात नहीं, ठीक है, यानी कि कर्म आधारित अर्थ व्यवस्था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बेसिकली एक ऋषि की जानकारी मिलती है, ठीक है। उन ऋषि की जो माता का नाम था वो था इतरा, और इतरा से ही उन ऋषि के नाम से या उनकी माता के नाम से नाम क्या पड़ा है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। तो 30 वर्ड्स में आपको लिख रहे हैं, इससे ऊपर आप वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। इन सब चीज़ को डील करोगे तो आपके 30 जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके अनुसार समाज कर्म पे आधारित 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण को ज्ञान और यज्ञ, क्षत्रिय को शासन एवं रक्षा, वैश्य को कृषि व्यापार तथा शूद्र को सेवा का कार्य सौंपा गया था। इससे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के सुदृढ़ होने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। आप वो इतरा वाला कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए है। और अच्छा, एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट में कभी भी जो नंबर है वो फुल मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। मिलते भी हैं तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, 4 वर्ड बोला है लिखने को, 4 वर्ड आपने लिख दिया, ठीक है। यानी कि अगर 4 चीज़ें आपको लिखने बोली, आपने लिख दिया तो वो अलग बात है। बट जनरली यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 नंबर तक की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, 1.5 नंबर तक मिल जाता है। 4 मार्क्स में लगभग आपको 3-3.5 नंबर तक जा सकते हैं आप। 8 मार्क्स वही बात होती है, 5 से 6 नंबर तक मैक्सिमम मिलता है, 6.5 भी मिल जाता है, बट बहुत रेयर केस में, ठीक है। और अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन में जाओगे तो फिर वहाँ 15 मार्क्स में, तो वहाँ पर 7 से लेकर के, ठीक ठाक लिखा है तो 7 से लेकर के 10-11 नंबर के आसपास तक को मिलता है। उससे ऊपर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में एक चीज़ कही जाती है कि कभी भी परफेक्ट उत्तर नहीं लिखा जा सकता और अभी भी परफेक्ट उत्तर लिखा जाना बाकी है। तो इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा परफेक्ट आंसर है, ये परफेक्ट कभी होता ही नहीं ह्यूमैनिटीज़ में, इसलिए यहाँ पर हमेशा कम नंबर ही दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सातवाहन कालीन अमरावती स्तूप की विवेचना करें, डिस्कस दी अमरावती स्तूप ऑफ दी सातवाहन पीरियड। अब सातवाहन पीरियड की जानकारी, अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखे दिया सातवाहन का समय, तो सातवाहन का जो समय था वो कब था, तो टाइम पीरियड लिख लीजिए। सबसे पहला इसका जो टाइम आएगा, टाइम पीरियड लगभग 30 BC टू 250 AD के बीच में, ठीक है। तो इन्हीं के कहीं पर ये अमरावती स्तूप जो है वो बनी है। जनरली इसको माना जाता है कि 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी AD के बीच में ये बना है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये याद रखिएगा अमरावती में है, इसका प्लेस अमरावती लिखा ही हुआ है, बट अमरावती वाला कौन सा इलाका आता है, ये आएगा आंध्र प्रदेश में, AP, ठीक है, अमरावती। ये कौन से धर्म से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है स्तूप है, तो ये बुद्धिज्म का स्तूप है, बौद्ध धर्म का स्तूप है, ठीक। स्तूप की खासियत क्या है, इसमें जो पदार्थ यूज़ किया गया है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है पदार्थ,
वो कौन सा है? संगमरमर। संगमरमर यानी कि मार्बल, और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मार्बल स्तूप भी कहा जाता है इसको, मार्बल स्तूप भी इसका नाम मिलता है, ठीक है। और क्या खासियत है इसकी? इसमें बहुत सारे आपको चित्रात्मक अंकन मिलेंगे देखने को, चित्रात्मक अंकन देखने को मिलेंगे। चित्रात्मक का मतलब बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स से बने हुए हैं, खास करके महायान शाखा से रिलेटेड बौद्ध धर्म के जातक कथाओं की जानकारी इसमें मिलती है। और ऐसे चित्र बने गए हैं जो बहुत ही रियलिस्टिक या जीवंत फील होते हैं, तो इसकी ये भी खासियत है, ठीक है। तो ये सारी अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ऊपर तो पॉसिबिलिटीज नहीं है इसको लिख पाने की, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप आगे जाओगे तो आपको ये आंसर इसमें मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आप हर आंसर को पढ़ूंगा तो थोड़ा शायद लेट हो जाए, बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जब आप पीडीएफ लेने के लिए या तो आप टेलीग्राम में आप लिंक जो शेयर कर दिया जाएगा, या तो फिर आप इसमें कमेंट बॉक्स में जो है लिंक इसका शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सातवाहन वाला ये क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन विश्व के साथ व्यापारिक संबंधों पर आपको चर्चा करनी है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इनका जो ट्रेड होता था वो इंटरनेशनल ट्रेड था, यानी कि इस सभ्यता से इतर और सभ्यताओं के साथ इनका ट्रेड। तो आपको बताना है कि इनके साथ किनका ट्रेड होता था। तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था या अंतर्राष्ट्रीय, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता था वो किनके साथ होता था। तो फर्स्ट है मेसोपोटामिया, 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 ठीक है। यूनान के साथ, बहरीन या दिलमून, ठीक, और ओमान, ओमान, सुमेरिया बोलते हैं उधर पे एक जगह पड़ता है सुमेरिया। तो इन सारे के साथ इनका ट्रेड होता था। काफी है, क्या ट्रेड होता था? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में आप ले लीजिए, इंपोर्टेड माल जो होते थे यहां पर टीन, ठीक है, टीन, चांदी, शैल खड़ी कॉइन, शैल खड़ी कॉइन, ठीक है, सोना, लाजवर्द, लैपिस लजूली बोलते हैं इसको, लैपिस लजूली। अब देखिए, जब आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा होता तो आप सबको समझाते कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी, क्या क्या एक्सपोर्ट होती थी, वो सब देशों के साथ समझाते। बट यहाँ पर 2 मार्क्स का है तो बहुत ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, और एक्सपोर्ट क्या क्या होता था? तो नील है ना, कपास, बर्तन, नाव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, जितना आपको बताना है कहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो सारी चीजें, बस इतना भी शायद आप ना लिख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रिसाइजली एक आपको आंसर मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन विश्व, विशेषकर मेसोपोटामिया, मेलुहा, ठीक है। मेलुहा ये इंडस वैली के लोगों को कहा जाता था मेसोपोटामिया के द्वारा, ठीक है। यूनान, दिलमून, बहरीन तथा मगन यानी कि ओमान के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, कपास बन के एक्सेट्रा, ये सब चीजें यहाँ पर दी जाती थी, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक क्या था? बरीद बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरफेस लेवल का क्वेश्चन है, कहीं पे कोई डीपनेस यहाँ पर आपको दिखने को नहीं मिलेगी। तो सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक ये एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, बरीद ए मुमालिक, ठीक है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसका काम क्या था? ये एक स्पाई जैसा होता था। शुरुआत किसके समय पे हुई?
तो शुरुआत इसकी हुई थी बलबन के समय पर, बलबन, और आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इसको और ज़्यादा मजबूत करा। उन्हीं के समय पर फिर आपको मिलेगा मुन्हियान, ठीक है, मुन्हियान भी होता था, एक इसी के अंतर्गत आता था, स्पाई के अंतर्गत मुन्हियान करके, ठीक। और इनका बाद में जाकर के एक और काम इनके ऊपर थोप दिया गया, वो है पोस्ट, डाक विभाग। डायरेक्टली नहीं था डाक विभाग, बट डाक विभाग ऐसा विभाग है जहां से गुप्त सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है, इसलिए इनको ये काम सौंपा गया था, ठीक है। तो ये छोटे क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। एक इसका फॉर्मेट इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये ऐसा इसका आंसर होना चाहिए। फरीद ममालिक दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर या खुफिया डाक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। यह साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में नियुक्त गुप्तचरों से सूचनाएं प्राप्त कर सीधे सुल्तान को भेजता था। अधिकारी सूबेदारों एवं अमीरों की गतिविधियों पर निगरानी तथा शाही संदेशों और आदेशों को त्वरित संचार सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य था। इसे सुल्तान की आंख और कान कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सालाबाई की संधि का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ सालाबाई ट्रिटी। इस सालाबाई की संधि है, आपको ध्यान होना चाहिए कि 1775 से 1782 के बीच आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा फर्स्ट, ठीक। और इस आंग्ल मराठा बैटल में महदजी सिंधिया और उनके खिलाफ अंग्रेज। अब ये तो आपको शुरू में बताना है, फिर इसका क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछा है। तो महत्व क्या रहा इसका? तो पहला महत्व तो इसका यही रहा कि इस बैटल में दोनों के बीच इस बैटल की खात्मा हुआ, यानी कि ये बैटल समाप्त हुआ, युद्ध की समाप्ति हुई, शांति की स्थापना हुई। महादजी सिंधिया को क्या चुना गया? पेशवा माना गया, ठीक है, पेशवा माना गया। और यहाँ पे मराठों की इंपॉर्टेंस, मराठों की जो महत्ता है वो बढ़ी। ये कुछ इसके बेसिक इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। 1782 में हुआ था ये बैटल, आपको ये युद्ध आपको याद रखना है, सॉरी संधि याद रखना, ट्रिटी 1782 में हुई थी, क्योंकि यहीं पर आपका आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो खत्म हुआ था, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें शायद डेट नहीं लिखा होगा, तो आप इसमें डेट ऐड कर लेंगे, ये डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट है इसका 1782, ठीक। महादजी सिंधिया से रिलेटेड है, इसको भी याद रखेंगे। और वो सारी, अब ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का ही है, तो फिर इसमें भी बहुत स्कोप हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको छोटे रूप में खत्म कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापक सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। व्यापक सिद्धांत 1848 से 56 के बीच में डलहौजी जो भारत का गवर्नर था, इसने ये नीति लाई थी, ठीक है। अब ये अगर बड़ा क्वेश्चन आता तो इसमें आप बताते कि डलहौजी का विचार क्या था भारतीय गणराज्यों या भारतीय राज्यों के पीछे। उसकी जो उसका जो सोच था भारतीयों के लिए बहुत ही छोटा था, और इसने जो भारत में चल रही गोद लेने की प्रथा थी, गोद प्रथा, ये इससे बहुत चिढ़ता था, क्योंकि इसमें होता क्या था कि एक राजा के पास अगर उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका बायोलॉजिकल कोई उसका पुत्र वगैरह नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति को गोद ले लेता था, बच्चे को, उसके बाद उसको राजा बना देता था। तो ऐसे कंडीशन में उनका एक्सपांशन रुक रहा था, किनका? अंग्रेजों का। उसने क्या किया कि इस गोद लेने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया, ठीक है। अब ऐसे समाप्त किया नहीं था, बट आप इसको यहाँ 2 नंबर के में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते। 3 कैटेगरी बांटी गई थी, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में वे राज्य आते थे जो हमेशा स्वतंत्र रहे, ना ही अंग्रेजों को कभी टैक्स दिया, ना ही मराठों को, ना ही मुगलों को, तो हमेशा स्वतंत्र रहे, तो उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू नहीं थी। सेकंड कैटेगरी जो ऑलरेडी गुलाम थे, या कह सकते हो कि टैक्स देते थे मुगलों को या मराठों को, ठीक है,
और अब चूंकि मुगल्स उनके अंतर्गत आ चुके हैं, मराठे अंग्रेजों के अंतर्गत आ चुके हैं, तो अब वो सारे जो स्टेट हैं जो पहले टैक्स देते थे वो भी इनडायरेक्टली अंग्रेजों के अंतर्गत आ चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ भी उनका पार्ट वैसे ही बना था, मराठों के अधीन था, वैसे करके, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी वो था जिनका ऐसे राज्य जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका था, बट उनको फिर से रिवाइव कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? अंग्रेजों की। उन्होंने वापस उसको जीवित किया, पुनर्जीवित, और उन्होंने उनके ऊपर वो 100% फोर्सफुली टैक्स लगाया, मतलब 100% या कंप्लीटली उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या वेबगत सिद्धांत को लगा दिया कि अब वो बिल्कुल भी गोद नहीं ले सकते। जो सेकंड कैटेगरी के थे वो ले सकते थे गोद, बट पूछ करके, और जो फर्स्ट कैटेगरी के थे वो बिल्कुल भी पूछना नहीं पड़ेगा, मतलब वो अपने हिसाब से फ्री थे। तो ये 3 कंडीशन थी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता तो सकते नहीं हो, तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि कब से कब तक ये लागू हुआ था, है ना, इससे क्या प्रभाव पड़ा। तो इससे भारतीय राजाओं, जो महत्वाकांक्षी राजा थे, उनके महत्वाकांक्षा में कमी आई, है ना, उनका जनाधार बिखर गया, उनकी राज्य से उनकी सत्ता छीन ली गई, और यही जो है आगे कारण बना किसका? 1857 के रिवॉल्ट का, ठीक है। तो छोटा सा ही आपको लिखना पड़ेगा। 2-4 राज्यों के नाम लिख लीजिए, झांसी, सतारा, नागपुर आदि राज्य इस समय पर इसी तरीके से हड़प लिए गए थे, ठीक। और इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि आप इससे बहुत ज़्यादा लिख पाओगे, है ना। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो इतना काफ़ी है, ठीक। इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा, कि अशोक के प्रशासन में निरीक्षाटन क्या था? व्हाट वॉज निरीक्षाटन इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन? अब हम जब अशोक के 3rd मेजर रॉक एडिक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक। रज्जुक, युक्त, प्रादेशिक, इन 3 के नाम मिलते हैं। और अशोक ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप हर 5 साल में पूरे राज्य का क्या करेंगे? दौरा करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रशासन से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से। तो इनको पूरा कलेक्शन करना था सारी इंफॉर्मेशन को कि राज्य सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी इनके समय पर। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों को अपॉइंटमेंट के बारे में है, और इनको 5 साल में, यही निरीक्षाटन कहा गया इसी को, ठीक है। आप इसका आंसर इस साइड पे देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये PDF आपको मिल भी जाएगा, तो आप उसमें आराम से पढ़ लीजिएगा और इसको लेकर के प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वेवेल प्लान या वेवेल योजना क्या थी? ठीक है, ये इसको डायरेक्टली आप आंसर में देख सकते हो कि 1945 में जो भारत का वायसराय था वेवेल, तो वेवेल ने क्या किया था? भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, मतलब एक प्रकार से जो भारत में दिक्कतें चल रही थी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये चीज़ें बहुत भारत में दिक्कत कर रही थी। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय के जो वो थे वायसराय थे वेवेल, तो वेवेल ने क्या किया? वेवेल योजना प्लान करी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पॉलिटिकल गतिरोध को या राजनीतिक गतिरोध को या संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, शांति स्थापित करना, भारतीयों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और एक बेहतर प्रशासन के लिए रास्ता निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई है कि क्या क्या इसमें चीज़ें थी। तो एक तो था इसमें वायसराय की कार्यकारिणी को वापस से क्या करना था? पुनर्गठन करना था, जिसमें वायसराय हमेशा कौन होगा? अंग्रेज होगा, उसके नीचे के सारे अधिकारी भारतीय होंगे। इसके अलावा सेना का पुनर्गठन किया जाता था। सेना के पुनर्गठन में चीफ आर्मी स्टाफ यानी कि जो आर्मी का अध्यक्ष है उसको छोड़ करके सारे भारतीय होने वाले थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिमों को उस काउंसिल में जो सवर्ण हिंदू है और मुस्लिम उनकी संख्या इक्वल रखने की बात की गई थी। सवर्ण की बात कर रहा ना, ठीक, ये है। और ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसके बाद इसमें योजना में विचार के लिए 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन होना था और वो सम्मेलन मुस्लिम लीग की वजह से फेल हो गया। ठीक, तो ये
थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप बता सकते हो वो यही है 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स का है। ठीक है, वी विल प्लान। बस चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ। ठीक है, खंड 2 की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वैदिक साहित्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए का मतलब यहां पर है उत्तर पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत आपको बताना है। इसके जानकारी के स्रोत में आपको 4 चीजें मिलेगी। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद। ये है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। पूरे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको इसी से देखने को मिलती है। आई बात समझ में? अब आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है कि वेद कितने थे, वेद क्या जानकारी देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेद में पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सिर्फ ऋग्वैदिक काल की जानकारी है, उत्तर वैदिक की नहीं है। फिर बाकी जो 3 वेद है वो उत्तर वेद के हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये सारे। ठीक है, तो एक एक करके सबको बस आपको बताना है ना। इसमें और कुछ नहीं, विवरण बस देना है। सिर्फ क्या करना है आपको, इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, सिर्फ बताना है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, जो फैक्ट है वो आपको लिख देना है बस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप बताएंगे इसको, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और ये सब। ठीक, ये इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, मोपला विद्रोह पर टिप्पणी लिखना है। मोपला विद्रोह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो मॉडर्न इंडिया है वहां पर जब हम विद्रोहों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम अलग अलग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका नाम तो आता ही है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह पर टिप्पणी करना है आपको सीधी तौर पर। देखिए, मोपला विद्रोह बेसिकली तो आपको मिलेगा 1921 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत तो आप देखोगे कि 1836 से हो चुकी थी। ठीक है, और ये लगभग 20-25 बार ये अलग अलग समय पे विद्रोह हुए छोटे छोटे जगह पर। तो वो क्यों हुए थे आपको बताना है। ठीक है, टिप्पणी करना है इसमें, सिर्फ आपको उसको शॉर्ट में बताना है। इसका मतलब ये है, तो आप पहले बताइए डेट। तो डेट कब था? 1921, जब भारत में गांधी जी का चल रहा था आंदोलन। ठीक है, 1921 वाला। अब ये डेट बता दीजिए, उसके बाद इसमें कारण स्थान बता दीजिए। सॉरी, स्थान क्या था? केरल। केरल के मालाबार इलाके में हुआ था, तो मालाबार तट बोलते हैं उसको, मालाबार में। तो मालाबार भी आज के ऑप्शन में पूछता है। कारण क्या था इसका, रीजन? तो वहां पे रीजन बताइए कि एक तरफ थे कौन? मोपला। मोपला जो है वो धर्मांतरित मुस्लिम होते हैं, धर्मांतरित मुस्लिम, जो हिंदू थे पहले फिर बाद में मुस्लिम हो गए, मुस्लिम, धर्मांतरित मुस्लिम। और ये सारे लगभग थे गरीब किसान। ठीक है, और उस समय पे जो जमींदार होते थे उनको कहते थे जेनमी, जेनेमी या जेनमी बोलते थे, जेनमी या जेनमी। ये थे जमींदार, और जमींदार थे सारे के सारे हिंदू। और उस समय पर जमींदारी प्रथा अपने पीक पर थी, चरम पर थी। गवर्नमेंट भी इन्हीं को सपोर्ट करती थी, तो ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से शोषण भी करते थे, जाहिर सी बात है। तो पहले तो ये स्टार्ट हुआ था किस तरीके से, किसान आंदोलन के रूप में, बट धीरे धीरे करके इसका रूप जो है सांप्रदायिक हो गया, और बाद में फिर बहुत से जनीमों को मारा गया, उनकी जमीनें हड़पी गई, वो सारी चीजें। ठीक है, तो शुरुआत कारण ये था, बट अंततः अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पर कौन थे? जमींदार, और जमींदार जो थे वो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा करीबी लोग माने जाते थे। तो जाहिर सी बात है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट भी किया गया, जेनिमियस को बहुत सारा मारा, बहुत रक्त संहार हुआ, यहाँ पर मारकाट बहुत मची। ठीक है, तो मतलब माहौल बहुत खराब था उस समय, बहुत ही घातक ये
विद्रोह था। ठीक है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। आंसर के रूप में अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक, इसको आप पढ़िएगा थोड़ा घर जा करके, समझाने की बात मेरी हो चुकी है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शाहजहां के शासनकाल में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 जो बैटल हुए थे उनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, 1657 में स्टार्ट होगा था और 1658 तक ही चला था। 4 बैटल के नाम मिलते हैं, हालांकि कहीं कहीं पे 5 भी है तो मैंने पांचों इंक्लूड कर दिया है। तो सिर्फ आपको 5 बैटल के नाम क्रम से याद रखने। इसमें डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक ही बैटल मेरे ख्याल में 57 में था, बाकी 58 में करीब हुआ था। तो सारे के सारे जो बैटल्स हैं वो सिर्फ क्रम में आपको याद रखना है, किससे किसके बीच हुआ था वो याद रखना है। 4 बेटे थे उनके, कौन कौन से? दारा शिको, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, दारा शिको पंजाब और दिल्ली वाले क्षेत्र का सूबेदार था, शाह शुजा बंगाल, मुराद ये गुजरात के एरिया का, सौराष्ट्र वाले प्रांत का, और औरंगजेब दक्कन। ठीक है, दक्कन। ये अलग अलग तैनाती थी इनकी। जैसे पता चला कि पिताजी बीमार है, इन्होंने उसकी हेल्प करना छोड़ के लड़ने भिड़ गए आपस में। ठीक है, तो यही आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लड़ाई हुई थी। कुछ नहीं, सिर्फ सीक्वेंस बताना था आपको। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आपको लिखा हुआ है। ठीक, पहला है बहादुरपुर, फिर दूसरा है धर्मट का युद्ध, फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इसका कम मिलता है, और एक देवराय का युद्ध है। ठीक है, तो पहला है बहादुरपुर, धर्मट, सामूगढ़, खजुआ और फिर देवराई। ये लगभग सारे के सारे जो है यूपी में ही पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला युद्ध था बहादुरपुर का, दारा का पुत्र शाह सुलेमान और शाह शुजा के बीच में हुआ था, इसमें शाह शुजा पराजित हुआ था। धर्मत के बैटल में औरंगजेब और मुराद बख्श ने शाही सेना को हरा दिया था। सामूगढ़ के बैटल में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया वापस दूसरी बार, बट इस समय उसको जिंदा छोड़ दिया गया था। खजुआ के बैटल में औरंगजेब ने अपने एक और भाई को हराया, शाह शुजा को, जो कि यहाँ पे था गुजरात में। और देवराई के बैटल में दारा शिकोह की अंतिम हार हुई और यहाँ पर उसको बंदी बना करके हमेशा के लिए मार दिया गया और अंततः औरंगजेब की यहाँ पर ताजपोशी हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक लाइन का, उसके बाद फिर ये 4-5 पॉइंट्स खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। ये इंग्लिश में भी है तो बाइलिंगुअली सारा चीजें आप पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट, खालसा पंथ के बारे में आपको बताना है। खालसा पंथ जब हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसमें तो वहां पर ही आता है, जब गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है कि वो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, और 1699 में उन्होंने क्या स्थापित किया था? खालसा पंथ स्थापित किया था। खालसा बेसिकली ईरानी भी ठीक है, फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है शुद्ध ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर। तो सर्वोच्च ईश्वर को मानने वाले खालसा, एक ईश्वर को, एकेश्वरवाद को मानने वाले खालसा, है ना। अपने इसमें जो बेसिकली पूछा गया है कि आप क्या जानते हैं, तो बेसिकली आप क्या बताना, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, है ना, और कहाँ पे स्थापित हुआ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। करतारपुर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आगे उसमें होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके सिद्धांत क्या थे, और इसकी शिक्षाएं क्या थी। बस ये छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आपको इसको कंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप देखोगे इस आंसर में तो हमने उसको इस तरीके से बनाया है। स्थापना 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में करी थी। ठीक है, और अपने जो 5 शिष्य थे उन्होंने अमृत पान करा करके खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनको पंच प्यारे कहा जाता है, अगर आपको ध्यान रखना है तो इनको पंच प्यारे कहा जाता है, 5 शिष्यों को। तो गुरु गोविंद सिंह के जो 5 शिष्य थे उनका नाम था पंच प्यारे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? सिख समुदाय को संगठित एवं सशक्त बनाना, धार्मिक एवं सामाजिक अन्याय का विरोध करना, जाति पाति ऊंच नीच और भेदभाव को समाप्त करना, और धर्म एवं मानवता की रक्षा के लिए सिखों में साहस और सैन्य भावना का विकास करना। ठीक है,
अब इसका सिद्धांत जो सिखिज्म का सिद्धांत है, सिख धर्म का सिद्धांत है, वही इनका भी सिद्धांत होगा। तो सिंपल है, एक ईश्वर में विश्वास, सभी मनुष्यों में समानता, सत्य, साहस और सेवा की पालना, अन्याय एवं अत्याचार का विरोध और 5 ककार केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करना, ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट में हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो गया हो, बट आपको इसमें इसी चीज को लेकर के आंसर लिखना है। बहुत लगभग परफेक्ट आंसर आपका इसी से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन या योगदान क्या था, आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय से इंडिविजुअल जब क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति से, और नेशन बिल्डिंग में उनका क्या इंपॉर्टेंस था या फिर नेशनल मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट था पूछता है, तो उनके हर एक पहलू को आपको करना पड़ेगा। तो पहले तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन कि कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। जैसे ये गरम दल के नेता थे, क्रांतिकारी थे। देखो, आंदोलनकारी थे या क्रांतिकारी थे, तो ये क्रांतिकारी थे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लाल बाल पाल त्रयी कि ये नेता थे लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल जो त्रयी है उनमें से एक थे। ठीक है, इसके बाद इनका अलग अलग क्षेत्र में जो योगदान रहा, अलग अलग, जैसे 1905 के मूवमेंट में योगदान रहा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वो। ठीक है, इनके अलावा कुछ इनकी बुक्स अगर होगी तो वो बता दीजिए, कोई संस्था अगर इनकी बनाई गई होगी वो बता दीजिए। ठीक, बस इंडिविजुअल पूछा तो इंडिविजुअल जो उन्होंने काम किया बस आपको वही बताना है ना। तो आप देखोगे आंसर में यहां लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय का योगदान। तो यहाँ पे आप उनके इंट्रोडक्शन पहले दे रहे हैं। पंजाब केसरी के नाम से वो फेमस थे, बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे। 1905 के बंग भंग आंदोलन का थी। पंजाब में इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के उत्थान में काम करा। 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व किया और उसके बाद फिर वहीं पे लाठी खाई और बाद में उन्हीं के कारण उनकी डेथ हो जाती है। उनके डेथ होने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी आप डाल सकते हैं कि मेरे सर पर पड़ने वाली लाठी की एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। तो यह आप बता सकते हैं इसमें, है ना। और 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो गई और इनके डेथ ने भी क्रांतिकारियों की जो क्रांति की वो थी उसको लॉ और भड़का दिया। ठीक है, रचनाएं क्या थी इनकी? यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, दोनों आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कंक्लूड कर सकते हो एक अच्छे आंसर के रूप में, है ना। चलिए देखिए, मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि कभी भी कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता, है ना। हम कोशिश करते हैं कि उसको परफेक्ट बनाए, बट जांचने वाला उसको किस नज़र से जांचेगा, देखेगा, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जांचना। हम कितना भी अच्छा लिख ले, उसको नहीं समझ आया तो फिर क्या कर लोगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 3 में आ जाते हैं, जिसमें 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़े से अच्छे इसमें आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, है ना। पहला क्वेश्चन है आपको, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? व्याख्या कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम जब गुप्त काल पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि ये गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्यों कहलाता है। समाज में, धर्म में, जाति में, राष्ट्र के विकास में, एक्सपांशन में, मुद्रा में, अर्थव्यवस्था में, कला में, विज्ञान में, ऐसा कोई एरा, ऐसा कोई कोना नहीं था जहां तक इनका विकास नहीं पहुंचा। इन्होंने हर जगह पे उन्नति प्रगति को देखा। ठीक है, हम देखेंगे इनके समय पर साहित्य का विकास हुआ, साहित्य में संस्कृत का विकास हुआ। संस्कृत का गोल्डन पीरियड है, साहित्य का गोल्डन पीरियड है, कहा जाता है। प्राचीन विज्ञान का गोल्डन एरा है। ठीक है, भारत में प्रशासन का गोल्डन एरा है। क्यों? क्योंकि वापस से केंद्रीय प्रशासन मौर्यों के बाद इन्होंने ही पहले स्टार्ट करी थी भारत को लेकर के, हालांकि बाद में फिर डिसेंट्रलाइज भी हो गए थे। ठीक, इसके अलावा स्थापत्य, है ना, नागर शैली का विकास इन्हीं के समय पर हुआ। इसके अलावा मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में काफी योगदान इन्होंने दिया था। आर्यभट्ट वगैरह इन्हीं के समय पे थे।
ज्योतिष शास्त्र का विकास बहुत ज़्यादा इन्हीं के समय पर हुआ था। वराह मिहिर आपको नाम मिलेगा। ठीक, तो ऐसे मतलब आप देखोगे कि मतलब समाज का हर एक जगह, हर एक विधा में इनका पकड़ था, या इनके लोगों का पकड़ था। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था हर जगह पर, है ना। तो इसलिए आप इनको स्वर्ण युग कह सकते हो। अब इसमें क्या करना है, शुरुआत में एक छोटा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ये सब आप बताओगे अलग अलग चीज़ों को, देन आप थोड़ा सा कंक्लूजन दे सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पर है ना, एक इसमें इंट्रोडक्शन डालना इन लोग भूल गए हैं, मतलब मैं ही भूल गया हूँ। इंट्रोडक्शन छोटा सा आप चाहे तो देख सकते हैं इसमें। उसके बाद राजनीतिक एकता एवं अनुशासन या सुशासन, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि दूसरा पॉइंट। साहित्यिक स्वर्ण युग, विज्ञान एवं गणित की उन्नति, कला एवं स्थापत्य का विकास। धार्मिक सहिष्णुता का समय था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बौद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों का विकास हुआ था। ठीक, शिक्षा का विकास हुआ था। सामाजिक संस्कृति उन्नत हुई थी। विदेशी यात्री जो इस समय पे आए थे, फाहियान, बेनसोंग बाद में आया था, फाहियान के समय पे आया था, इन्होंने भी इसकी बाद में बहुत बहुत प्रशंसा करी है। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह पे इनका उन्नति देखने को मिलता है, इसलिए इनको स्वर्णकाल के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। सल्तनत कालीन भारत की मुद्रा प्रणाली की विवेचना कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इस पर नहीं लिख पाओगे। इसमें क्या करना, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना सल्तनत काल के बारे में। उस समय पे मुद्रा प्रणाली या राजाओं की व्यवस्था कैसी थी, जैसे जो मेन राजा थे वहाँ पर जिन्होंने इस पर काम किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सारे इंट्रोडक्शन के साथ आप आगे बढ़ोगे, है ना। उसके बाद इस समय पे जो सिक्के या मुद्रा थे उनके बारे में बताइएगा। जो मेन मुद्राएं सिक्के थी, जैसे जीतल, ठीक है, टका, ये सारे तो 2-3 सिक्के होंगे, है ना। इसके अलावा अच्छा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जीतल किसका था, टका किसका था, वो सारी चीज़ें इल्तुतमिश के समय पर ये बताई थी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप इल्तुतमिश को एक्सप्लेन कर दो। इनके समय पर जो मुख्य जो मुद्रा प्रणाली में काम हुआ वो किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। ऐसे इल्तुतमिश के बारे में लिख रहे हो अगर आप, इल्तुतमिश तो इसने तांबे के जीतल और टका चांदी का चलाया। इसके अलावा इसने अरबी लिपि का प्रयोग किया, सुल्तान के नाम का प्रयोग किया उसमें। इसके अलावा रज़िया सुल्तान, पहली बार ऐसी महिला का नाम मिला जिसका नाम उसमें मिलता है, ये इल्तुतमिश के समय पर हुआ। इसके बाद बलबन के समय पर वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर तो उसने पहली बार क्या चलाया था, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके समय पर हुआ था। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आंसर भी देख लेते हैं, है ना। तो शुरुआत में हाँ इल्तुतमिश से स्टार्ट करना है आपको, फिर अलाउद्दीन खिलजी, है ना, और इसके अलावा इसमें एक और व्यक्ति होगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो इस तरीके से निष्कर्ष आप इसको लिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की चीज़ें वहाँ पे हमारे पास नहीं, मतलब जैसे गुप्तों के लिए बहुत ज़्यादा लिखने को था, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने को या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस हाँ 100 वर्ड्स के लिए आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, काफ़ी है ना। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे, यह कथन कहाँ तक सत्य है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब जनरली ये लीक से हटकर क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इसमें इनके सिद्धांतों को, गांधी जी को समझ करके लिखना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि उनका आदर्शवाद क्या कहता है और उनका व्यवहारवाद क्या कहता है। आदर्शवाद का मतलब उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, और व्यवहार मतलब उन्होंने कैसे उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर के आए। दोनों को लेकर के आपको लिखना है चीज़ें, और आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। गांधी जी एक आदर्शवादी के रूप में, है ना। तो पहले आप बताइए क्या, एक सेकंड। गांधी जी का आदर्शवाद किन किन चीजों पर टिका था, सत्य और अहिंसा। ठीक है, ये तो उनका कोर प्रिंसिपल है। राम राज्य के पुजारी थे,
सर्वोदय के समर्थक थे। सर्वोदय का मतलब है समाज के हर एक वर्ग का उदय, सर्वोदय। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप क्या कहता है कि समाज में जितने लोगों के पास जितना भी धन है, जो अमीर है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच है, वो अपने आप को उसका मालिक ना समझे, वो अपने आप को उसका ट्रस्टी समझे, जो किसी और की संपत्ति है जिसको आपके पास रखा गया है और उसको आपको समाज के हित में ही यूज़ करना है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ठीक है। विश्व बंधुत्व को मानते थे। लक्ष्य प्राप्ति का साधन, उनका मानना था कि साधन भी पवित्र होने चाहिए। साधन मतलब जैसे हमको क्रांति चाहिए, जैसे हमको अपनी सत्ता वापस चाहिए, तो हम इसके लिए खून खराबा नहीं कर सकते, ठीक है, ये था उनका मानना। नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों के वो समर्थक थे। तो ये उनका क्या था, आदर्शवाद था। तो एक पॉइंट पे आपने समझाया आदर्शवाद। फिर आप समझाइए गांधी जी का व्यवहारवाद क्या था। व्यवहारिक तौर पर उन्होंने कैसे काम किया, तो उन्होंने किया जन आंदोलन, अपने मुद्दों को उठाने के लिए लोगों को उकसाया, जन आंदोलन किया, जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन इसके मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा चौरा चोरी में जैसे उनका आदर्श रोड़े आया, उन्होंने उसको वापस ले लिया, है कि नहीं, ये तो बताना जरूरी पड़ेगा। इसके अलावा इसी बीच में उन्होंने अपने एक रचनात्मक कार्यक्रम भी स्टार्ट की, जैसे मदिरापान का निषेध करना, ठीक है, पिकेटिंग करना, खादी का यूज़ बढ़ाना, स्वदेशी बहिष्कार, ये सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी, ठीक। सांप्रदायिक सद्भावना, कास्टिज्म का विरोध करना, हरिजनों का उद्धार करना, ये सब उनके प्रैक्टिकल उसमें आता है, ठीक। तो इनके आदर्श ये थे और उनको प्रैक्टिकली उन्होंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, ठीक। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है और बाद में आप दोनों को मिला करके निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो गांधी जी का आदर्शवाद उन्हें सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता था, जबकि उनका व्यवहारवाद उन आदर्शों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक रूप से लागू करने का में दिखाई देता है। इस प्रकार वे न केवल एक आदर्शवादी चिंतक थे, बल्कि एक कुशल व्यवहारिक नेता भी थे। इसलिए गांधी जी को व्यवहारिक आदर्शवाद कहना पूर्णतः उचित एवं सत्य है, ठीक है। चलिए, तो ये था गांधी जी वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। और ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैं बोलता हूँ कि 17 में से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आपके समझ की परीक्षा हो, ठीक है। यहीं से फिर आप एक अच्छे अधिकारी तो बन करके निकल पाओगे, है कि नहीं। चलिए, एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। जो 15 मार्क्स से क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आपको अपने जितना भी अनुभव है सबको उड़ेलना पड़ेगा, तब जाके ठीक ठाक नंबर मिलेगा। क्वेश्चन इसमें पहला क्या है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए मुख्य परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको करना ही कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, सिर्फ आपको परिवर्तन बताने हैं और परिवर्तन के 5 बिंदु मैं आपको बता देता हूं, आपको उस 5 बिंदु में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। करोगे क्या आप इसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, सबसे पहला आप दोगे इंट्रोडक्शन कि पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या थी, है ना, उसमें क्या क्या जो परिवर्तन हम देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली किसी समाज को या किसी समय को समझने के लिए हमको 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, 4 या 5 स्तंभ होते हैं, ये 5 स्तंभ, यही इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला स्तंभ क्या होगा इसका, विस्तार, क्योंकि दोनों ही एक समय की बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की, और दोनों को आप एक ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि दोनों कहाँ पे अवस्थित थे, ऋग्वैदिक काल के लोग कहाँ पे उपस्थित थे और उत्तर वैदिक काल में कहाँ पे थे। तो ऋग्वैदिक काल में सप्तसैंधव और उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में ये आर्यंस जो है वो आ चुके थे। दूसरा, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, तो पहले अर्थव्यवस्था जो थी वो पशुपालन आधारित थी, ट्राइबल थी, अब ग्रामीण हो चुकी है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। पहले ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, अब वो चीज़ ज़्यादा हो गई है, ठीक। पशुपालन अब भी है, तो ये अर्थव्यवस्था में बताओगे। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट बताओगे, परिवर्तन किसमें, सामाजिक ढांचे में, समाज में। तो समाज पहले कैसा था, वर्ण पे आधारित था, उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, बट उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्मजात थी और ऋग्वैदिक काल में कर्मजात थी, ये बेसिक है। महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, बहुत अधिकार कम हो गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस समाज में आप बताओगे। फिर चौथा पॉइंट होगा आपका पॉलिटी या राजनीति में परिवर्तन।
तो राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा वो बताओगे। ठीक है, पहले राजा जो होते हैं वो चुना जाते थे, अब राजा जो होते हैं हेरेडिटरी होने लगे थे, राजा की शक्तियां बढ़ गई थी, राजा बहुत सारे युद्ध करने लगे थे, यज्ञ करने लगे थे। युद्ध तो पहले भी करते थे बट यज्ञ करते थे। अब राजा का जमीन पर राइट हो गया था, राजा बलि नामक टैक्स लेता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट होगा वो है धर्म। तो धर्म में क्या परिवर्तन आया था? ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी वो बहुत ही परिष्कृत, शुद्ध और बिना किसी मिलावट की थी, यानी कि वहाँ पर प्रकृति का रूपांतरण किया गया था एज अ नेचुरल डीटीज के रूप में। जैसे जितने भी एलिमेंट्स उस समय पे जो देवता थे वो सब नेचर से जुड़े हुए थे। बट उत्तर वैदिक काल में इमेजिनरी गॉड्स यानी कि काल्पनिक देवताओं की उत्पत्ति होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और आप देखोगे कि पुरोहित जो ये है आपके प्रजापति जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डीटी बन करके निकलते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो हर व्यवस्था में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, वही परिवर्तन सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, और आखिरी में कंक्लूजन, निष्कर्ष, बस खत्म। बहुत शानदार क्वेश्चन था, एफर्टलेसली आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, इधर क्वेश्चन में आपको आंसर भी उधर दिया गया है। ठीक है, ये आप उसको आराम से पढ़िएगा और इसके आधार पर आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एज इट इज नहीं बनाना है, अपने भी विचार इसमें डालिए। ठीक है, क्योंकि ये भी परफेक्ट नहीं है। ठीक, ये सारी चीजें। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन जो अथवा में आया था उसको भी हम देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आर्थिक दुष्परिणाम क्या हुआ था। तो ब्रिटिशों के आने से भारत में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो तो आर्थिक ही था। हम गरीब पे गरीब होते चले गए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें पॉइंट्स आपको थोड़े सोच के डालने पड़ेंगे। जैसे शुरुआत तो इंट्रोडक्शन से ही होगा आपका कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली, कहाँ कहाँ उन्होंने इंटरफेरेंस किया, वो सारी चीज़ें। देन आप इसको बताओ कि कौन कौन से पॉइंट आपको दुष्परिणाम के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे पहला है आर्थिक दुष्परिणाम में धन की निकासी। बहुत भारी मात्रा में भारत से धन का निर्गमन होना स्टार्ट हुआ। इसको मेंशन किया है प्रॉपरली दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, उनके बारे में बता सकते हैं। भारत की रीढ़ की हड्डी थे कुटीर उद्योग, और इनके आगमन से हमारे जो कुटीर उद्योग थे, क्योंकि इनकी मशीनें आ गई थी तो हमारे कुटीर उद्योग की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई थी, और जो रीढ़ की हड्डी थी हमारी वो टूट चुकी थी, और इसलिए भारत के लोग गरीबी के दुष्चक्र में उलझते चले गए। ठीक है, इसके अलावा कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, यानी कि खाद्य वस्तुओं के आधार पर कपास, जूट, गन्ना, ये सब जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो उगाई जाने लगी, और नील वगैरह। और इससे क्या हुआ, खाद्यान्न की कमी हुई, और इसका एक और इम्पैक्ट क्या पड़ा, अकालों में वृद्धि। ठीक है, अकालों में वृद्धि, है ना। किसानों का शोषण भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी भारत में वो सिर्फ कृषि आधारित थी। भारत में जो उद्योग लग रहे थे ब्रिटिशर्स, वो सिर्फ अपने मतलब यहाँ से वो सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उद्योग वगैरह यहाँ पे लगते नहीं थे। तो उद्योग कहाँ होते थे, इंग्लैंड में। रॉ मटेरियल यहाँ से निकलता था, उद्योग में जाता था इंग्लैंड में, और वहाँ से बन करके वापस यहाँ आता था, जिसको हम महंगे दामों में खरीदते थे। ठीक, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो गए, बहुत ही पीछे हो गए। इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट है बेरोजगारी, गरीबी। ठीक है, किसानों की गरीबी से इसको आप जोड़ के लिख सकते हो। असंतुलित आर्थिक संरचना, मतलब हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से रेल, बंदरगाह, ट्रेन, इन सब का विकास होना चाहिए था, नए नए उद्योग खुलने चाहिए थे, बिल्डिंग्स बनने चाहिए थे, बट ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही थी। जो हो रही थी वो सिर्फ अंग्रेजों के मदद के लिए हो रही थी, भारतीयों के लिए कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो असंतुलित आर्थिक संरचना, मतलब यहाँ पर अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ रहा था। इंग्लैंड की समृद्धि बहुत ज़्यादा हुई भारत के पैसे से। ठीक है, आर्थिक असंतुलित आर्थिक संरचना और आर्थिक असमानता में वृद्धि। ठीक है, अब ये थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करने हैं बस इसको, और 175 वर्ड्स में लिखना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ऊपर कोई पॉइंट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट्स बना करके एक्सप्लेन कर लेते हैं विथ इंट्रोडक्शन अलग से और ये इंक्लूजन अलग से, तो आप एक परफेक्ट आंसर की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट ही बताने थे और पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसको एक गाइड के तौर पे लीजिएगा, एज इट इज आंसर नहीं लेना है, आप इसमें और इम्प्रूवमेंट करके इसको लिखिएगा। ठीक है, और
ये इंग्लिश में भी है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो ये टोटल हमने 17 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया। एक गाइड के तौर पर था ये एज इट इज आंसर आपको रट नहीं लेना है, बट हाँ ये क्वेश्चन एक आइडल आंसर हो सकते हैं क्वेश्चंस के, जिसको हमने बनाने का और आपको देने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए मददगार रहा होगा और आने वाले जो आप तैयारी करोगे मेंस के लिए उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि और ऐसे वीडियो लेकर के आए आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।